हेलो एवरीवन स्टूडेंट, इस वीडियो में जो पावर शेयरिंग चैप्टर मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं जो मैंने इसमें कराए हैं तो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन कराए हैं, बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी कर लीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2020 में आ चुका है एग्जाम में आपके। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? देखिए, जैसे यहाँ ये 10 है, ये ए रिलीजन को मानने वाले 10 संख्या है, 10 लोग हैं, और यहाँ पर ये बी को फॉलो करने वाले 5 हैं। यानी ये ए रिलीजन है और ये बी रिलीजन है। ये 10 है, ये 5 है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो जो भी रूल करेगा वहाँ पर वो रूल करेगा जो ज़्यादा होंगे। यानी ये 10 है, ये ज़्यादा हैं, ये ही रूल करेंगे देश में। यानी कंट्री में जो रूल करेंगे वो यही करेंगे, इन्हीं की ही जो बनाए हुए रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, इनको अनदेखा करके। क्योंकि ये कम है, ये माइनॉरिटी में है, ये मेजॉरिटी में है, ये माइनॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी वाले की इसमें चलती है। यानी अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। यानी कि जो मेजॉरिटी में होते हैं, जो ज़्यादा होते हैं, संख्या जिनकी ज़्यादा होती है, सिर्फ वही रूल करेंगे देश के अंदर। विच एवर इट वॉन्ट्स, जैसा मतलब वो चाहें, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स। यानी डिसरिगार्ड किया जाएगा किनकी इच्छाओं का और ज़रूरतों का? माइनॉरिटी को। यानी माइनॉरिटी को दबाया जाता है और सिर्फ उनकी चलती है जो संख्या में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ ये ज़्यादा 10 हैं, तो इन्हीं के ही रूल फॉलो किए जाएंगे कंट्री में, कानून ये बनाएंगे उसी को फॉलो किए जाएंगे। तो ऐसा जो रूल होता है ये कहलाता है मेजोरिटेरियनिज्म, जो गलत है। जबकि डेमोक्रेसी कहती है कि दोनों इक्वल होने चाहिए, चाहे कोई कम हो या ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही इक्वल होने चाहिए। लेकिन मेजोरिटेरियनिज्म कहता है कि माइनॉरिटी को दबा दो और मेजोरिटी को ऊपर ले आओ, यही रूल करेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, हाउ इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन बेल्जियम। यह आया था CBSE के 2019 में, ये आ चुका है। कम्युनिटी गवर्नमेंट पहले तो मैं आपको बता दूं होती क्या है। ये बेल्जियम में जब पावर शेयर की गई थी तो उसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ कम्युनिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म की गई थी। इसका मतलब ये है कम्युनिटी गवर्नमेंट का कि ये 3 तरह के ग्रुप थे बेल्जियम में। एक तो डच, ऐसे लोग जो डच बोलते थे जो 59% थे। ऐसे लोग जो फ्रेंच बोलते थे वो 40% थे। जर्मन बोलने वालों की जो संख्या थी वो 1% थी, यानी जो सबसे कम थे। अब इस गवर्नमेंट में क्या हुआ कि ये तीनों ग्रुप्स के लिए बनाई गई, अलग अलग बनाई गई, जो अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड मामलों पर काम करें। यानी उनका जो कल्चर से रिलेटेड है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसका ध्यान रखें, उसके उत्थान के लिए काम करें। तो ये जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाई, जो कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर है पावर शेयरिंग के लिए। जबकि जर्मन बोलने वाले सिर्फ 1% थे, इनके लिए भी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। इसलिए बेल्जियम का जो मॉडल है बहुत ही फेमस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर द एलिनेशन ऑफ तमिल इन श्रीलंका। यानी उसको एक्सप्लेन कीजिए कि श्रीलंकन तमिल को ये क्यों महसूस होने लगा कि वो अलग थलग पड़ गए हैं। एलिनेशन मीन्स अलगाव, यानी अलग थलग हो जाना, बिल्कुल एक नज़रअंदाज करना उनको, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया था ये। द फीलिंग ऑफ एलिनेशन डिवेलप अमंग श्रीलंकन तमिल्स। यानी जो एलिनेशन की जो फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, वो श्रीलंकन तमिल के अंदर बैठ गई बिकॉज ऑफ द मेजोरिटेरियन मेजर्स। उसका रीजन था मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपना रखी थी, अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। अब ये मेजोरिटेरियनिज्म है क्या? ये एक तरह से अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। यानी जो मेजॉरिटी में होगा वो रूल करेगा, ये नियम था। अब मेजॉरिटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सिन्हेला बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे, श्रीलंका में सिन्हेला बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, और जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो कम थे। तो
इन लोगों ने, सिन्हेला बोलने वाले, ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। बुद्धिस्ट, ये हिंदू मुस्लिम दोनों थे, तो ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। इन्होंने क्या किया, 1956 में एक एक्ट पास किया और उसमें कहा गया कि सिन्हेला वुड बी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी सिन्हेला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया कि जितने भी काम होंगे, कार्यकारी भाषा एक तरह से, जितने भी काम होंगे वो सिन्हेला लैंग्वेज में होंगे। तो तमिल बोलने वालों को बहुत बुरा लगा। दूसरा, इन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे उनको डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ, जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स थी उसमें प्रेफरेंस दिया जाने लगा जो बुद्धिस्ट थे, यानी इनको, सिन्हेला को। तो तमिल वालों को वो भी बहुत बुरा लगा। साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक नियम और कर दिया कि जो बुद्ध धर्म है, जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट वो सिन्हेला बोलते थे, और कहा गया कि जो बुद्ध धर्म है उसको प्रोटेक्ट करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी देश जो श्रीलंका है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा। तो जाहिर है इनको तो बुरा लगेगा, इसलिए उनके अंदर जो फीलिंग थी वो एलिनेशन वाली आने लगी, एक उन्हें अलग थलग महसूस होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल फॉर अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी। यानी जब बेल्जियम में पावर शेयर की गई, जब डच और फ्रेंच बोलने वालों में मतलब एक तरह से जब उनमें विवाद हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसको दूर करने के लिए बेल्जियम जो गवर्नमेंट थी उसने पावर को शेयर किया। अब देखते हैं वो पावर कैसे शेयर की। द बेल्जियम गवर्नमेंट अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेजर्स, यानी उसने कुछ ऐसे काम किए जिससे उनमें आपस में किसी तरह की लड़ाई ना हो। तो पहला था उनका दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो डच बोलने वाले लोग थे और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उनमें उनके जो मंत्री होंगे वो बराबर बराबर होंगे। तो इस तरह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा दूर हुआ। नेक्स्ट था उसमें कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट नाराज ना हो, और स्टेट गवर्नमेंट केंद्र के अधीन भी नहीं थी, आज़ाद थी, फ्री थी। नेक्स्ट था कि ब्रुसेल्स वॉज गिवन अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल थी, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल थी, वॉज गिवन अ सेपरेट गवर्नमेंट, यानी उसको एक अलग सरकार दी गई, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो कम्युनिटीज थी 80% ऐसे लोग थे जो फ्रेंच बोलते थे और 20% ऐसे थे जो डच बोलते थे, यानी ये उल्टा था, ये उल्टा था। जबकि उसमें जो बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे, यानी कि जो फ्लेमिश रीजन था 59% उसमें डच बोलते थे, और जो वेलोनिया रीजन था उसमें 40% फ्रेंच बोलते थे। लेकिन जो उसकी कैपिटल थी ब्रुसेल्स उसमें उल्टा था, उसमें 80% फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। यहाँ भी इनको एक सरकार दी गई, एक गवर्नमेंट, सेपरेट गवर्नमेंट इनको दी गई ताकि उनमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फोर्थ, अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था, हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इशू, यानी भाषा के अनुसार भी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। जैसे कि जो फ्रेंच, डच या जर्मन बोलने वाले लोग थे उन तीनों के लिए अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिनका काम था कि अपनी अपनी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन से रिलेटेड जो भी बेहतर वो कर सकते थे उससे रिलेटेड कानून बनाए या बना सकते थे। इस तरह की ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। तो ये जो काम किए गए ये इसलिए किए गए ताकि किसी भी तरह का उसमें विवाद ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो उन तीनों के बीच में। बहुत अच्छे से इन्होंने पावर शेयर की थी, और इस वजह से इसका जो अकोमोडेशन मॉडल था बेल्जियम का वो इतना फेमस हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन था उसने अपना हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मेजोरिटेरियन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, यानी कि जो श्रीलंका था जब उसने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को अपनाया था तो उसके क्या परिणाम निकले, क्या नतीजे सामने आए, वो देखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मेजोरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, पहला है कि दीज पॉलिसीज, यानी इसकी वजह से जो पॉलिसी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपनाई थी उसकी वजह से इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल, यानी श्रीलंकन तमिल जो थे उनको एक महसूस होने लगा कि वो अलग थलग पड़ गए हैं, एक उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको ये फील होने लगा। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज प्रैक्टिसिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज डिस्क्रिमिनेशन इन द गेटिंग जॉब्स एंड एजुकेशन, यानी उनको इस पॉलिसी की वजह से, इस मॉडल की वजह से ये भी फील होने लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है
धार्मिक, रिलीजियन रूप से भी भेदभाव हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बुद्ध धर्म था, बुद्धिस्ट था, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके ये लिख दिया था कि देश यानी जो कंट्री है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, उनको ये भी भेदभाव उसमें लगने लगा जॉब्स के अंदर और एजुकेशन के मामले में भी उनको भेदभाव लगने लगा, क्योंकि एडमिशन से लेकर के कोई वैकेंसीज होती थी उसमें उनको प्रेफरेंस दिया जाने लगा जो कि ज़्यादा थे, यानी कि सिन्हला बोलने वाले लोग थे। तो यहाँ भी तमिल्स को बहुत बुरा लगने लगा। नेक्स्ट, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड अ पार्टी। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसमें ये डिमांड रखने लगे कि जो तमिल भाषा है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। नेक्स्ट, अ सिविल वॉर ब्रोक आउट इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। और जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तब पूरे श्रीलंका में झगड़े होने शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और जिसकी वजह से एक सिविल वॉर हो गया और हज़ारों लोगों को अपनी लाइफ को मतलब हज़ारों लोग उसमें मारे गए। तो ये जो मॉडल था श्रीलंका का, जो उसने अपनाई थी पॉलिसी, वो बहुत ही बुरी पॉलिसी थी जो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। जबकि इसके उल्टे बेल्जियम ने बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई और उसकी वजह से वो बहुत फेमस हुआ और वहाँ ब्रुसेल्स में उसका हेडक्वार्टर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ बेल्जियम वॉज एबल टू रिजॉल्व दियर एथनिक प्रॉब्लम। यानी जो बेल्जियम में जो एथनिक प्रॉब्लम थी उसको कैसे दूर किया गया, कैसे उसने उसकी अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म किया। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ऑफ अकोमोडेटेड एक्सपीरियंस ऑफ बेल्जियम फॉर पीस एंड हारमनी। यानी किस तरह से उसने अपने देश में हारमनी और पीस बनाई, उसको देखते हैं। द बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड दियर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अमेंडेड मतलब संशोधन, यानी जो बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किए 4 टाइम्स, 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। एंड सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। यानी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया ताकि सारे लोग मिलकर के एक साथ रहें पूरे देश में। तो वो किस तरह से उन्होंने क्या मेजर्स उसने अपनाए उसको देखते हैं। सबसे पहला तो मैंने ऊपर भी बताया था कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फॉर बोथ द ग्रुप्स, यानी दोनों के लिए इक्वल नंबर में मिनिस्टर्स बनाए, यानी बराबर बराबर। द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच और डच, उनके मिनिस्टर्स बराबर बराबर होंगे। मोर पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो पावर उसको मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन। यानी पीछे मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी इसकी थोड़ी सी पावर इसको भी दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी खुश रहे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल, यानी दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन था स्टेट लेवल का, स्टेट का और सेंट्रल का, वो बराबर कर दिया गया। अ सेपरेट गवर्नमेंट वॉज सेट अप एट ब्रुसेल्स। यानी ब्रुसेल्स में, जो कि उसकी बेल्जियम की कैपिटल थी, उसमें भी एक सेपरेट गवर्नमेंट दी गई। इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। भले वहाँ पर 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग थे और 20% डच बोलने वाले लोग थे, फिर भी वहाँ ये इस बात को नज़रअंदाज किया गया कि 80% कौन बोलता है, 20% कौन बोलता है। बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर दिया गया ब्रुसेल्स में। तो ये बहुत ही अच्छी पहल थी बेल्जियम की। फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिटी गवर्नमेंट, साथ में एक नई तरह की सरकार भी उन्होंने दी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा ही चुनी जाती थी। बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोग, जो भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके लिए बनाई गई थी, ताकि वो अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसका समाधान कर सकें, उससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का जो ज़रूरी है उसको लॉज वो बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। यानी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या हैं उनको जानते हैं। In modern democracies, power sharing arrangement level taken different form which are as follows। पहला क्या है, इनको मतलब जो पावर शेयरिंग की फॉर्म्स हैं वो 2 हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग।
हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है? द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यानी जब पावर को शेयर किया जाता है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, दिस एंश्योर दैट द नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। यानी जो लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको बराबर बराबर रखा गया है, बराबर बराबर, और ये एक दूसरे की पावर को चेक भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर मान लिया जाए लेजिस्लेचर अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल कर रही है, तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पर ये नज़र रखेंगे कि कोई ऐसा ऑर्गन तो नहीं है जो कि अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इसको, इस तरह की जो पावर शेयर होती है उसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयर बोला जाता है। नेक्स्ट है वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अंडर दिस द पीपल चूज सेपरेट गवर्नमेंट्स एट द सेपरेट लेवल। यानी कि लोग खुद चुनते हैं अपनी सरकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एक तो, जो कि पूरे ही देश के लिए होती है, फॉर द एंटायर कंट्री। लोकल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पर होती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर होती है। और इन इंडिया द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स टेक प्लेसेस इन द फॉलोइंग मैनर्स। देखो भारत में जो वर्टिकल डिवीजन है पावर का जो शेयर किया गया है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ये सेंटर में होती है, सेंट्रल लेवल पर। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर होती है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो लोकल लेवल पर होती है, विलेज के टाउन लेवल पर। नेक्स्ट है द डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स। यानी कि डेमोक्रेसी में सोशल ग्रुप में भी पावर को शेयर किया गया, जैसे कि द कंट्रीज हैविंग कम्युनिटी गवर्नमेंट शेयर पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। यानी कि इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड भी सरकारें बनाई जाती हैं, ताकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट को एक फेयर सा महसूस हो, उसको ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी उसको दबा रही है। नेक्स्ट है द डिवीजन ऑफ power among political parties, pressure groups and the movements. In a democracy, power is also distributed among different political parties. यानी डेमोक्रेसीज में पावर को पॉलिटिकल पार्टीज में भी दिया जाता है। प्रेशर ग्रुप्स जो कि सरकार पर दबाव बनाते हैं, अगर सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बना रखी है जो कि खिलाफ है, तो प्रेशर ग्रुप आएंगे सामने और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ताकि सरकार अपनी जो गलत पॉलिसी थी उसको वापस ले ले। मूवमेंट्स, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स सिटीजन्स अ चॉइस टू चूज देयर रूलर्स। यानी कि डेमोक्रेसी लोगों को ये मौका देती है कि वो अपनी मन पसंद से अपना रूलर चुने, अपना जो नेता है, जो लीडर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, वो अपनी मर्जी से चुने। ये डेमोक्रेसी की खासियत है।